हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने डिमांड देखी। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसकी डिमांड्स देखी थी। और कल का लेक्चर जो है उसमें हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन कैसे हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। 2 दिन का जो लेक्चर है उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है कब रखेगी। ठीक है, इन 1934 में मैंने बोला था कि आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो दिया गया था एम.एन. रॉय जी के द्वारा। ठीक है, आईएनसी को उन्होंने एक सजेशन दिया, एक आइडिया दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जानी चाहिए। और ये किसने आइडिया दिया था? ये एम.एन. रॉय जी जो है एक पॉइनर थे ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के, जो इंडिया की। तो इन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जानी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑफिशियली डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। ठीक है, तो किसके सामने डिमांड रखी थी? ब्रिटिशर के सामने 1935 में। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर किया उन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का मस्ट बी फ्रेम्ड, ये ज़रूर बनना चाहिए बट विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस, बिना आउटसाइडर के इंटरफेरेंस के ये बनना चाहिए। और कौन बना के इसको कौन बनाएगा? इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये कैसे इलेक्ट की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जितने भी एडल्ट होंगे वो वोट करेंगे और मेंबर्स को चूज़ करेंगे, तो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो है असेंबली जो है चूज़ की जाएगी। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि 1940 में फाइनली जो है ये जो उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की, तो ये जो है एक्सेप्ट कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है। और क्या आता है? अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ठीक है, और 1940 में, और मैंने क्या बताया था हाँ, और फिर 1942 में कौन आते हैं? सर स्टैफर्ड आते हैं, जिनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये अपना प्लान लेके आते हैं, अपना क्रिप्स मिशन भी हम उसको बोलते हैं। ये जो है क्रिप्स मिशन को लेके आते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन को लेके आते हैं, लेकिन जो एक ड्राफ्ट लेके आते हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट जो है उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं ये आते हैं लेके। ठीक है, और ये जो लेके आते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ये ड्राफ्ट प्रपोजल जो लेके आते हैं क्रिप्स मिशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था कि ये बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया बना सकती है अपने लिए, लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है। और जो क्रिप्स मिशन जो है ये हो जाता है, फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट इसको कौन करता है? बाय मुस्लिम लीग जो है इसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी जो है इंडिया एक ऑटोनॉमस स्टेट चाहती थी, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहती थी वो। ठीक है, और अपने लिए वो चाहती थी कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, जो हमारे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, हमारे लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए हमारे लिए, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री चाहते थे, अपनी अलग सेपरेट कंट्री अगर वो चाहते थे, ऑटोनॉमस स्टेट अगर चाहते थे, तो वो चाहते थे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बनाया जाए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी अलग हो, जिसमें हमारी जो सारी जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल की जाए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है इस क्रिप्स मिशन को जो है रिजेक्ट कर देती है, और जिसकी वजह से जो है क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स होते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। एक होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आते हैं, सर स्टैफर्ड भी आते हैं जिनका क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, और एक आते हैं एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इंडिया में आते हैं एक प्लान लेके, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन लेके आते हैं। ये कैबिनेट मिशन लेके आते हैं। ठीक है, 1940 मैंने बोला था 24 मार्च, मैंने आपको डेट भी लिखवाई थी कब लेके आते हैं ये लेके आते हैं। 1 मिनट मैं लिखती हूँ।
ये लेके आते हैं 24, ये लेके आते हैं 24 मार्च को, ठीक है। कब लेके आते हैं? 24 मार्च 1946 में लेके आते हैं ये, ठीक है। कैबिनेट मिशन को लेके आते हैं, कैबिनेट प्लान को लेके आते हैं, ठीक है। और इस प्लान में जो है कहीं देखने मुस्लिम लीग जो है वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले जो है क्रिप मिशन फेल हो गया तो ये इसको इस तरह से लाया गया कि इससे जो है मुस्लिम लीग की जो डिमांड है जो वो उससे सेटिस्फाई हो सके इस मिशन से, तो उसको लाया जाता है, ठीक है। और इस प्लान को मैंने बताया था पब्लिश कब किया गया था? 16 मई को, ठीक है, 1946 में, ठीक है। प्लान कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था ये? पब्लिश हुआ था ये 16 मई 1946 में, ठीक है। और दोनों जो हैं INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी कौन थी? मुस्लिम लीग, ये दोनों जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं कैबिनेट मिशन को, और डिसाइड हो जाता है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इसी कैबिनेट मिशन के अंडर ही बनाई जाएगी। यहाँ तक था हमारी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर हमने पढ़ी थी उसकी कल कंपोजिशन, कल के लेक्चर में। जिसने नहीं देखी है वो उसके लिए मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ कि क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये कब बना जाती है? नवंबर 1946 में जो है ये बनती है, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। किस स्कीम के अंडर बनाई जाती है? कैबिनेट मिशन के अंडर ये बनाई जाती है। इसकी टोटल स्ट्रेंथ, टोटल मेंबर्स कितने थे इसके? ओरिजिनली जब ये बनाई गई तो 389 इसके लिए सीट्स रखी गई, जिसमें 296 सीट्स जो है मैंने बताया था ब्रिटिश इंडिया के लिए, 93 सीट्स जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी गई। और 296 सीट्स में से भी 292 सीट्स जो हैं वो 11 जो गवर्नर प्रोविंस थे, जहाँ पे गवर्नर बैठा करते थे, गवर्नर का जहाँ पे हेड बनाया गया था, वहाँ पे जो है 292 सीट्स जो हैं उनको एलोकेट की गई। और 4 सीट्स जो हैं जहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठते थे, उनको दी गई। और 4 थे ये, और इस एक एक सीट जो है चारों को दी गई, ठीक है। ठीक है, अब समझ आया। अब देखो इंडिया में जो है प्रिंसली स्टेट्स भी थी, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो है अलग से 93 जो है सीट्स रख दी गई। मैंने कल भी बताया था कि प्रिंसली स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ राजा ही राजा ही रूल कर रहे थे। वहाँ पे जो है ब्रिटिशर भी रूल करते थे। सिर्फ राजा को जो है किंग जो है उसको वहाँ पे एज ए हेड वहाँ पे उन्होंने बिठाया हुआ था, ठीक है। उन स्टेट्स में जो है उनका रखा गया था, इसलिए उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो सीट्स जो है उनको किस तरह से एलोकेट की गई थी। ये सीट्स जो है किस तरह से एलोकेट की गई थी कि उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो थे लार्ज साइज़ की थी, कुछ स्मॉल साइज़ की थी, तो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और आप मान सकते हो कि 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख पॉपुलेशन को एक सीट्स जो है वो अलॉट की गई थी, ठीक है। अब देखो जो इलेक्शन हुई थी ना, अब एक चीज़ और है इसमें देखने वाली, क्या है कि 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। जो पर प्रिंसली ये 296 सीट्स पे तो इलेक्शन हुई थी, लेकिन जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, ये किस तरह से इनको नॉमिनेट किया गया था। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने नॉमिनेट करने थे, और नॉमिनेट कौन करेगा उनको? जो प्रिंसली स्टेट का हेड होगा, जो उनका किंग जो वहाँ पे राजा होगा, वही जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज़ करेगा फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो अभी आपको यहाँ पे ये भी क्लियर क्यों हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली जो है नॉमिनेटेड थी। प्रिंसली स्टेट को नॉमिनेट किया गया था, और ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस थे उनको क्या किया गया था? इनको इलेक्शन किया गया था। और इलेक्शन कब हुई थी? जुलाई और अगस्त में हुई थी 1946 में, ठीक है। इलेक्शन जो है 296 सीट्स पे जो है अगस्त में, जुलाई और अगस्त में 1946 में INC ने 208 सीट्स ली, 73 सीट मुस्लिम्स लीग और 15 जो है अदर ग्रुप्स जो थे स्मॉल या इंडिपेंडेंट ग्रुप उनको दी गई थी, ठीक है। और आप देखेंगे जो 93 सीट्स जो है नॉमिनेट रखा गया था कि इनको नॉमिनेट करेंगे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, उनमें से जो है प्रिंसली स्टेट का हेड जो है नॉमिनेट करेगा, ठीक है। वो सीट्स जो है फील्ड ही नहीं, फील्ड क्यों नहीं? क्योंकि जो है प्रिंसली स्टेट ने जो है डिसाइड किया
किया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है अलग रहेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स भी जो है ज्वाइन करती हैं, बट वो हम फर्दर जब आगे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। आगे देखो वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 में रखी जाती है। अटेंड करते हैं इसको 211 मेंबर्स। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेटर उसके बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और इसमें दो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य जी। दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य। ये आपको जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेन इन योर माइंड, ठीक है। आगे देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इसमें जो है इट लेड डाउन द फाउंडेशन एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोग घर बनाते हो तो आप एक नक्शा तैयार करते हो ना कि घर बनाने के लिए, कि हमें ऐसा घर बनाना है। घर बनाने से ऐसे तो सीधे नहीं बनाने लग जाते हो, तुम लोग एक नक्शा प्रिपेयर करते हो आप लोग, तो फिर आप क्या करते हो, उस नक्शे के अकॉर्डिंग जो है अपना घर बनाते हो। वैसे ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए एक नक्शा तो चाहिए था, एक फ्रेमवर्क तो चाहिए, फ्रेम तो चाहिए था ना। तो उसके लिए जो है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया कि कैसे जो है एक हम अपनी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको हमने फुली अडॉप्ट नहीं किया था, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की हमने और फिर इसको अडॉप्ट किया। अगर हम आज के टाइम पे अपना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन अगर हम देखते हैं तो वो क्या मॉडिफाइड वर्जन क्या है, हमारा प्रीएम्बल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो हम फर्स्ट पेज देखते हैं ना प्रीएम्बल का, वही जो है मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। और इस रेजोल्यूशन को जो है 22 जैन 1947 में जो है अडॉप्ट किया गया, ठीक है। कल तक का हमारे यहाँ तक था। आज हम जो मैंने आपको करवाना था कि क्या चेंजेस लाए गए इंडिपेंडेंस, यहाँ तक हमने कल किया था। तो आज मैंने आपको करवाना था कि क्या चेंजेस आए हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। बट उससे पहले हम जो है ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या था। ये इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या था तो उसमें क्या चेंजेस आई उसका भी कोई मोटिव नहीं है फिर करने का, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इसमें आज हम करेंगे, आज का ये टॉपिक है, ठीक है। वो पीछे वाला जो है वो सारा रिकैप किया हमने जो 2 दिन का पढ़ा था। आज का टॉपिक ये है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ऑन 20 Feb 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट एटले, ठीक है। ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रख लो, क्या नाम था उनका, क्लेमेंट एटले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंट एटले जो है ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने डिक्लेयर 20 Feb 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंडेड बाय 30 जून 1948 आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। 20 Feb 1947 पे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे कैलमेट एटले, इनका नाम याद रखना, इन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया से ख़त्म हो जाएगा 30 जून 1948 में। और उसके बाद जो है पावर जो है वो ट्रांसफर्ड कर दी जाएगी, पावर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन के हैंड्स में दे दी जाएगी, ठीक है। इन्होंने ये एक डिक्लेयर किया है, घोषणा की इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं कि
हाँ, ये डिक्लेयर करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेट एटले जो हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है ना इंडिया में, वो 13 जून 1948 से एंड हो जाएगा और जो भी पावर्स हैं इंडिया को, इंडिया के जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके हैंड्स में दे दी जाएंगी। और जैसे ये डिक्लेयर करते हैं, ये अनाउंसमेंट की जाती है कैलमेट एटले के द्वारा, तो दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, डिक्लेयर करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो इससे इसकी वजह से क्या होता है, इस अनाउंसमेंट की वजह से क्या होता है, एजिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं इंडिया में बाय मुस्लिम लीग के द्वारा जो है एजिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं कि हमें जो है पार्टीशन होना चाहिए कंट्री का और हमें अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए। ठीक है, तो इससे एजिटेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी ठीक है, एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है कंट्री में। और अगेन ऑन 3 जून 1947 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगेन जो 3 जून 1947 पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्लियर कर देती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी 1946 में, जो वो बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। जो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन पे जो है ये एक तरह से थोपा नहीं जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ये जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, और 3 जून 1947 में, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग ने जो है वो कह रही थी कि कंट्री का पार्टीशन करो, तो अब पार्टीशन की वो डिमांड कर रही है, तो उसके लिए जो है कुछ प्लान तो लाना पड़ेगा ना। तो 3 जून 1947 में क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो वॉइस राय थे उस टाइम इंडिया के, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। वो क्या लेके आते हैं, पार्टीशन प्लान लेके आते हैं। पार्टीशन प्लान को ही 19 लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि माउंटबेटन प्लान कब आता है, 3 जून 1947 में जो है आपका माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, दिस वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड दिस प्लान वाज इमीडिएटली अफेक्ट बाय इनेक्टिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करती है कि ये उन्हीं पे लागू होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रही है, जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वायसराय इंडिया के, वो पार्टीशन प्लान लाते हैं जिसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। ठीक है, अभी उसको माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसको दोनों जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC जो है वो दोनों जो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और ये प्लान जो है उसी वक्त इफेक्ट में आ जाता है जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है इनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये था यहाँ तक। अब इसके इंडिपेंडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट कुछ फीचर्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे वो देखते हैं। ठीक है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट के आने की वजह से क्या हुआ, इसमें क्या था कि ये इससे क्या होगा, फीचर्स क्या क्या थे इसमें, जो मेन पॉइंट्स थे उसमें क्या लिखा गया था कि इंडिया, इसमें जो है ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से वो एंड हो जाएगा। एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में ख़त्म हो जाएगा और इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 में। वो इंडिपेंडेंस हो जाएगी 1947 से, फिर 15 अगस्त 1947 से जो है वो इंडिपेंडेंस और सॉवरेन हो जाएगी। ठीक है, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट मतलब खुद आज़ाद है, किसी का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा। ठीक है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो खुद बना सकती है। ठीक है, खुद गवर्न कर सकती है, अपनी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट था, इट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो एक्ट था इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, ये क्या बता रहा था कि जो पार्टीशन होगा इंडिया का, इससे 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे, 2 न्यू कंट्रीज़ बनेंगी, जिसका नाम है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो चाहती थी पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान भी इससे बनेगा। इट अबॉलिश वाइस राय ऑफिस। ठीक है, तो आपको पता है कि वाइस राय जो है वो इंडिया में जो है वाइस राय होते थे जो रूल करते थे। ठीक है,
It empowered the Constituent Assembly of two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of British Parliament including इंडिपेंडेंस एक्ट इट्सेल्फ। कहता है कि ये जो एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है एम्पावर करता था कि जो दो डोमिनियन हैं वो अपना जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपना उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव नेशन के लिए। दो रिस्पेक्टिव नेशन दो बने, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अपने लिए कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जहाँ किस अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड और इसके साथ उन्होंने ये बोला एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी एक्ट हैं उसको वो रिपील कर सकता है, उसको वो डिनाई कर सकता है, ठीक है, उसको वॉयलिश कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट बोल रहा है, जिसमें ये पॉइंट लिखे हैं, उसमें ये भी लिखा कि ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है तुम इसको भी रिपील कर सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर टू बी ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स्ड। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर दे रहा है कि तुम लेजिस्लेट क्या कर सकते हो, टू एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। लेजिस्लेट अभी भी आप देखते हो हमारे में थ्री ऑर्गन्स हैं, हमारी गवर्नमेंट में थ्री ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं जो लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो है हमारी वो इंटरप्रेट करती है कि ये जो लॉ बनाया जा रहा है ये बेनिफिशियल है फॉर द वेलबिंग ऑफ द नेशन और नॉट, ठीक है। अगर वो हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा है तो उसको जो है वो क्या करती है, उसके लिए जो अपनी सहमति देती है, ठीक है। तो अब देखिए कि वही बोल रहा है कि इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। आप अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकते हो जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर टू बी ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स, जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के तैयार नहीं हो जाता, इन्फोर्स नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप लोग अपने लिए लॉ बना सकते हो अपनी कंट्री, अपनी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो हमारी, अब देखो 500 से ज़्यादा हमारी जो हैं प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, अब भी ऐसा तो नहीं है ना कि मुस्लिम लीग जो है वो उसने अलग डिमांड की कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया जो था, जहाँ पे गवर्नर रूल करते थे, हमने देखा कि वो आईएनसी जो है उसके अंडर थे, ठीक है। तो अब जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं था कि वो ब्रिटिश के अंडर ही रहेंगी, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो ये जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये क्या करता है, ब्रिटिश जो, एक सेकेंड, ठीक है, कहाँ गया, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन इट इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर, इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भी जो है फ्रीडम प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंडियन डोमिनियन को करे, चाहे वो इंडियन डोमिनियन को, इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, जहाँ वो इंडिपेंडेंस रहना चाहे उनको भी जो है फ्रीडम है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उनको भी क्या करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। Next one, it provide for the governance of each of the dominion and the province by the Government Act 1935। ये जो है इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये बताता है कि जो डोमिनियन है, जो प्रोविंसेस हैं, ये इनको गवर्न किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इनको गवर्न किया जाएगा, इनको चलाया जाएगा, रन किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम, जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। द डोमिनियन वर अथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। और ये जो है एक्ट जो है ये भी एम्पावर देता था कि डोमिनियन को कि ये जो है मॉडिफिकेशन भी 1935 जो एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं, और उस हिसाब से जो है ये अपने गवर्न कर सकते हैं अपनी कंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डेजिग्नेट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। ये डेजिग्नेट करता है कि जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, जहाँ प्रोविंशियल गवर्नर है, उसे वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा स्टेट का, ठीक है। आगे क्या है, दे वर मेड टू
ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर। ये क्या करेगा, दे आर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ऑल मैटर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने मैटर हो गए उन पे जो है इनको एडवाइस एक्ट किसके अकॉर्डिंग करेगा, एडवाइस एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है ये एक्ट करेगा, ठीक है। ऑन फिफ्थ और लास्ट में क्या था, ये 8 पॉइंट आपको समझ आ गए। आगे नेक्स्ट क्या है, ऑन 14 to 15 August 1947 British rule come to an end in India and power was transferred to the two new independent dominion India and Pakistan। लास्ट में 14 और 15 अगस्त को 1947 को, 14 अगस्त को आपको पता पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म हो जाता है और पावर जो है दोनों डोमिनियन को जो है ट्रांसफ़र की जाती है, इंडिया और पाकिस्तान को। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं जिन्होंने पार्टीशन प्लान लाया था 3 जून 1947 में। ये जो डेट्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल न्यू इंडिया के बनते हैं, इंडियन डोमिनियन के बनते हैं माउंटबेटन। एंड जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है इंडिया की, जो बनाई गई थी 1946 में, ये बन जाती है इन 1947 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन, और यही जो है पार्लियामेंट बन जाती है इंडियन डोमिनियन की। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 25 1947 को क्लेमेंट एटले ने डिक्लेयर किया कि क्या होगा, 13 जून 1948 को जो है ब्रिटिश रूल जो है एंड हो जाएगा और पावर जो है दी जाएगी इंडिया के हाथ में दी जाएंगी। इसी की वजह से क्या, जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है मुस्लिम लीग एजिटेशन करना स्टार्ट कर देता है कि उनको जो है पार्टीशन चाहिए कंट्री का, और हमें जो है एक ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए विच इज़ पाकिस्तान। अगेन 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रही है वो सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा जो उसको एक्सेप्ट करें, जो उसको एक्सेप्ट करने से अनविलिंग है उन पे जो है ये जो है क्या किया जाएगा, इन पे जो है लगाया नहीं जाएगा, इनके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, ठीक है, ये है, ठीक है। फिर 3 जून 1947 को क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वॉइस राय होते हैं इंडिया के, ये पार्टीशन प्लान लेके आते हैं, इसको माउंटबेटन प्लान बोला जाता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। और ये जो है एक्ट जो है इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है जैसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो लागू हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके फीचर्स मैंने आपको पढ़ाए। फीचर्स में क्या था कि ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में, पावर सारी इंडिया को ट्रांसफ़र की जाएंगी, ठीक है। और इसके और दूसरा पॉइंट ये था कि दो डोमिनियन बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों बनेंगे, और वॉइस राय ऑफिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वॉयलिश हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है पावर दी गई कि वो क्या कर सकता है, फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, जो अडॉप्ट कर सकता है अपने नेशन के लिए जो है, और रिपील भी कर सकता है ब्रिटिश का कोई भी पार्लियामेंट एक्ट जो है उसको रिपील कर सकता है, इंक्लूडिंग जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको भी, ठीक है। आगे इट इम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू लेजिस्लेट देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इम्पावर करता है कि वो अपनी जो है रिस्पेक्टिव टेरिटरी जो है उसको जो है उसके लिए जो है लॉ बना सकता है जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ ग्रांटेड फ्रीडम, प्रिंसली स्टेट्स को भी ये फ्रीडम देता है, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको भी जो है फ्रीडम प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंस एक्ट। और नेक्स्ट जो है गवर्नेंस जो है डोमिनियन की वो किसके अकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग होगी, जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता। लेकिन जो डोमिनियन है वो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है इस एक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये जो है डेजिग्नेट करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड। गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल जो गवर्नर हैं वो हेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट्स के, एंड दे आर मेड टू एक्ट। ये एक्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कौंसिल ऑफ रिस्पेक्टिव कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो है ऑल मैटर पे जो है ये एक्ट करेंगे। और 14 फाइनली जो है 15 और 14 अगस्त 1947 में जो है इंडिया जो है ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान एक अलग नेशन बन जाता है, इंडिया एक अलग नेशन बन जाता है, और पावर्स जो है दोनों डोमिनियन को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर बनते हैं हमारे, नेहरू जी जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनाई गई थी वो जो है हमारी पार्लियामेंट बन जाती है इंडियन डोमिनियन की। तो दिस इज़ टुडे लेक्चर, ठीक है, ये सारा आज का था।
आई होप आपको समझ आया होगा आज का ये लेक्चर। कल हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज लाए गए इंडिपेंडेंस एक्ट के, चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए इंडिपेंडेंट एक्ट के, वो हम कल देखेंगे। करवाने को मैं आज ही करवा देती, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता, तो कल जो है हम वो कंप्लीट करेंगे और उसके साथ कुछ और भी देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, और मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।